बिहार के विधानसभा चुनाव में सियासी जंग जारी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी सिर फुटअव्वल देखने को मिल रही है तो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रही है। नतीजा यह है कि महागठबंधन ने काफी रस्साकसी के बीच तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगा दी है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन एनडीए अभी भी सस्पेंस में है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े बड़े राजनेताओं से लबालब भरी हुई इस एनडीए गठबंधन में अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और इसको लेकर जेडीयू में लगातार असमंजस का माहौल देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी इस विषय को लेकर चिंतित है कि जो बीजेपी उनसे बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो इस बात पर सहमति क्यों नहीं जता रही है कि नीतीश कुमार ही विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, वही सीएम चेहरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये ऐलान नहीं किया कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे। अब महागठबंधन इस पूरे मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की याद नीतीश कुमार को दिला रहा है कि नीतीश कुमार जी देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी का किस तरीके का खेल था कि महाराष्ट्र में भाजपा ने नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया एकनाथ शिंदे के अंदर, लेकिन जैसे ही सरकार बनाने का मौका आया तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को सीएम कुर्सी पर बैठा दिया और एकनाथ शिंदे हक्के बक्के रह गए। वही हाल नीतीश कुमार का होने वाला है, ये दावे किए जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। हर राजनेता ये बयान दे रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी आखिरकार सस्पेंस में क्यों है, क्यों आखिरकार चुनावी चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी के तौर पर महागठबंधन के रास्ते के ऊपर कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया जाए कि नीतीश कुमार ही बिहार में सीएम चेहरा होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में तमाम एनडीए घटक दलों के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले वक्त में विधायक तय करेंगे कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा। अब बीजेपी की तरफ से एक और दाव खेला जा रहा है, एक और बड़ा दावा किया जा रहा है। 2020 के जब चुनावी नतीजे आए थे तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला था। लिहाजा गठबंधन की ही सरकार बननी थी और उस गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। ये बातें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी की तरफ से कही गई। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि नीतीश कुमार का ही नेतृत्व होगा और गृह मंत्री की बात जो है उससे हम इत्तेफाक रखते हैं कि विधायकों की भी सहमति होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में कब कौन क्या बन जाए इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप दिल्ली में देखिए, रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जो दूर दूर तक रेस में शामिल नहीं थी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जो दूर दूर तक रेस में दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी तरीके से 2014 में हरियाणा में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वहाँ मनोहर लाल खट्टर को सरकार का चलाने का जिम्मा सौंपा गया, जिनके नाम की कहीं चर्चा ही नहीं हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी द पार्टी विद डिफरेंस है, इस पार्टी की सोच रणनीति अलग है, ये बातें सम्राट चौधरी कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल लौटते मुद्दे पर और सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, उसको लेकर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। बता दें आपको कि बेगूसराय में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विकास हुआ। बिहार जो विकास की पटरी पर चला है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चला है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी अपने खुले मन से ऐलान नहीं किया कि हम नीतीश कुमार को ही सीएम कुर्सी सौंपेंगे। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो
नीतीश कुमार के नाम को लेकर के इस बार सस्पेंस दिखाई दे रहा है। ये सस्पेंस क्या वोट के आधार पर, सीटों के आधार पर महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगा, नीतीश कुमार और बीजेपी के अलायंस को नुकसान पहुंचाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो कि इस पूरे विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं, उनका दावा ये है कि जो 243 सीटें हैं उसमें से 117 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और जेडीयू को ये उम्मीद है कि उनकी जीत निश्चित तौर पर हो सकती है, यानी कि स्ट्राइक रेट 80% से ऊपर हो सकता है। वो सीटें बीजेपी और जेडीयू ने आपस में बांट ली है। दूसरी ओर चिराग पासवान को जो सीटें दी गई हैं, जो जीतन राम मांझी को सीटें दी गई हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा को सीटें दी गई हैं, वो सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए का निश्चित तौर पर हारना तय है। ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं और इस बात को लेकर के जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नाराज हैं। हालांकि कई बड़ी बड़ी बैठकें हुई, बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए, बड़े लेवल पर जो है राजनेताओं के बयान सामने आए। जीतन राम मांझी ने भी ये कहा कि हाँ, विधायक ही तय करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। चिराग पासवान भी नाखुश, नाराज नजर आ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये तक कह दिया कि दिल्ली में ही बैठकर जो बात होगी वो होगी सीट शेयरिंग से पहले, यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाम पर उन्हें सहमति नहीं दिखाई दे रही थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि महागठबंधन इस विधानसभा चुनाव में क्या अपने बड़े बड़े वादे जो हैं उनको लेकर के एक छाप छोड़ पाएगा इस विधानसभा चुनाव में, लोगों के दिलों में जगह बना पाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव का बेरोजगारी प्लान को लेकर के जो मुद्दा है वो काफी गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिशें पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी की एसआईआर की जो यात्रा थी, जो वोट अधिकार यात्रा थी, उसके बाद गैर मौजूदगी भी महागठबंधन में दरारें जो है उसको और ज्यादा चौड़ी कर देती हैं। और एनडीए गठबंधन के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, जो कि किसी भी राज्य में टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं और वहां 2-4 राजनीतिक भाषण देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो राहुल गांधी क्या रणनीति बना रहे हैं, तेजस्वी यादव के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्या महागठबंधन इस बार वापसी कर पाएगा, एनडीए में सिर्फ टवल का लाभ उठा पाएगा, या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही विश्वास करते हुए बिहार की जनता अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। ये आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना।